हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर सीएपीएफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने रिसेंटली एक इंडियन पॉलिटी पे नई लेक्चर सीरीज़ लॉन्च की है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। आई एम उत्कर्ष। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। सो उससे पहले मैं आपको हमारे न्यू बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड गोल्ड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बैच फॉर 2021 ऑन अनअकैडमी। दिस इज़ 8 months बैच। यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम एंड अदर वेल नोन टीचर्स भी है। उसी के साथ हमने पैरेलली एक मिशन IBACIO फॉर 2021 नाम की बैच भी लॉन्च की है, जहाँ पे फिर से हमारे वेल नोन टीचर एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, along with him नितिन राठौड़ सर एंड अदर वेल नोन फैकल्टीज है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था देयर वर काउंसिल एक्ट्स। तो लास्ट वाला जो काउंसिल एक्ट था वो था 1909 का। तो बेसिकली काउंसिल एक्ट को काउंसिल एक्ट क्यों बोला जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न भी हमने देखा था। तो जब से आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ द 1857 ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि जो भी इंडियंस है, जो वहाँ पे लोकल नेटिव पीपल्स है, उनका पार्टिसिपेशन ब्यूरोक्रेसी में या फिर गवर्नेंस में बहुत कम है। तो जैसे ही ब्रिटिश क्राउन ने 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद इंडिया का पूरा कंट्रोल लिया, तो स्लोली उन्होंने क्या किया, ऐसे इंडियन पीपल्स जो ब्रिटिशर्स के फेवर में थे उनको स्लोली उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री देना स्टार्ट किया था। और वही एंट्री स्लोली बढ़ाते उन्होंने एक लिमिट लाई थी। देयर वर अराउंड 60 non-official Indian members in the councils, mainly Central Legislative Council। ओके, तो बेसिकली ये थे काउंसिल एक्ट। उसके बाद स्लोली क्या हुआ, इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस जो था कॉमन मासेस में वो बढ़ना चालू हो गया था। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट्स जो थी वो राइज होने लगी। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं 1914 to 18 जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट इंडिया में चली थी उसका नाम था होम रूल लीग। तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल अवेयरनेस था वो ग्रास रूट लेवल तक जा चुका था। और अल्टीमेटली 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ा कि इसके बाद स्लोली जो इंडियंस होंगे उनका पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड देयर विल बी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ऐसा उन्होंने कहा था। उसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट। ओके, तो मॉन्टेग्यू जो था ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमने इससे पहले देखा था हु वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, द लॉ वॉज इनिशिएटेड बाय इंडियन Secretary of State Montagu and Viceroy Chelmsford. That is why this is called as Montagu-Chelmsford reform. Okay, इसी को दूसरे वर्ड्स पे भी हम कह सकते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। और इसको जो प्लेन ओरिजिनल नाम है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक ही एक्ट के लिए या फिर एक ही इंसिडेंस के लिए देयर आर 3 names, तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उसके बाद हमने जो 1909 में देखा था सेपरेट इलेक्टोरेट, वो स्पेशली उस टाइम मुस्लिम्स को दिया गया था। तो ये जो एक्ट है 1919 का, यहाँ पे वो सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया गया था फॉर द कम्युनिटीज़ लाइक सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस। सो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, तो उसको उन्होंने इन शॉर्ट बोला जाए तो एक्सटेंड किया था। अभी 1919 में उन्होंने इस चीज़ को एक्सटेंड क्यों किया, उसके पीछे फिर से वही कॉज होता है कि इंडिया में ये टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो ज़ोर पकड़ रहा था। उसी के साथ इंडिया में कॉमन पीपल जो थे उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस जो था वो भी बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका था। एंड दैट्स वाई उन्होंने यानी कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फिर से इंडिया में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। एट द सेम टाइम देयर वाज अ न्यू प्रोविजन जिसको कहा जा सकता है बाई कैमरलिज्म। 2 हाउसेस, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में एक लोकसभा है एक राज्यसभा है,
राज्यसभा इज़ अ हायर हाउस, लोकसभा इज़ अ लोअर हाउस। तो इसकी शुरुआत जो है बेसिकली इंडिया में हुई थी 1919 के एक्ट से। उस टाइम पे भी देयर वाज अ वन हाउस जिसको कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दिस वाज द अपर हाउस। उसी के साथ पैरेलल देयर वाज सेकंड हाउस जिसको कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो हाउस था ये आज का हमारा जो लोकसभा है उसके जैसा था। नेक्स्ट, इसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, इंडियन हाई कमीशन। अब ये चीज़ क्या है, इससे पहले हमने देखा था 1858 का जो एक्ट था, तो उसके अंडर एक नया ऑफिस बनाया गया था जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इशू क्या होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पेमेंट होती थी वो इंडिया के रेवेन्यू से जाती थी। तो जैसे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट चालू हुआ तो लोगों ने कहा कि दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज़ एक्चुअली MP ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उसको इंडिया से पेमेंट क्यों जाएगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस पर जो वर्कलोड था उसको हल्का करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक नया ऑफिस चालू किया था जिसका नाम था इंडियन हाई कमीशन। तो बेसिकली ये क्या था, जो भी डे टू डे वर्क होते थे इंडिया से रिलेटेड वो सब परफॉर्म किए जाते थे बाय इंडियन हाई कमीशन। देन द सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू सेंटर्स एंड प्रोविंसेस। अभी ये सब्जेक्ट्स मतलब कौन से सब्जेक्ट्स है, बेसिकली दीज सब्जेक्ट्स आर द पावर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कंसिडर करेंगे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसके अंडर आना चाहिए, उसी के साथ जो एग्रीकल्चर है उस पर कौन लॉ बनाएगा या फिर कौन डिसीजन लेगा, वो सारी की सारी चीज़ें इससे पहले यानी कि 1990 के एक्ट से पहले बेसिकली डिटरमाइन नहीं थी। बट आफ्टर 1919 एक्ट दिस पावर डिवीजन वॉज divided particularly between the center and provinces. Then steps must be taken to establish responsible government in provinces। जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, एक्चुअली 1917 के बाद ही इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी उसको एस्टेब्लिश करने का ब्रिटिशर्स का इंटेंशन है, ऐसा ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था। उसी के साथ वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज सिविल सर्विस कमीशन। ये जो एक्ट है 1919 का, तो इसमें कहा गया था कि देयर विल बी अ स्पेशल सिविल सर्विस कमीशन फॉर द ICS ऑफिसर्स। मतलब इंडिया में जो भी उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे IAS है, उस टाइम पे ICS होते थे, तो उनके रिक्रूटमेंट के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, कमीशन। तो अल्टीमेटली 1926 में देयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ली कमीशन। तो उसके थ्रू इंडिया में बेसिकली सिविल सर्विस कमीशन जो था उसका स्टार्टिंग हुआ था। दीज वर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ 1919 एक्ट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट बिकॉज सो मेनी प्रोविजंस फ्रॉम दिस एक्ट आर टेकन बाय आवर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर करंट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसके प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, देयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द RBI ऑन 1 अप्रैल 1935। एक्चुअली अगर देखा जाए तो देयर वाज द RBI एक्ट ऑफ 1934 जिसके अंडर एक्चुअल में RBI बनी थी। ओके, बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इसका एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। The extended principle of communal representation or the separate electorate for depressed classes, scheduled castes, women and labor workers। यहाँ पे भी फिर से एक्सटेंड क्यों किया कम्युनल इलेक्टोरेट को, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था उनको उसी को और ज़्यादा बढ़ाना था, सो दैट इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट जो है वो वीक हो जाए वहाँ पे। देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लूजली बेस्ड ऑन इट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत सारे इस एक्ट के ऐसे प्रोविजंस है जिसको फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उन्होंने आइदर विथ मॉडिफिकेशन और जैसे कि वैसा आज के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। उसी के साथ ये एक्ट में कहा गया था देयर विल बी एन ऑल इंडिया फेडरेशन। अभी ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि क्या, देयर आर द मल्टीपल ग्रुप्स
कंसिडर करो देयर आर द 3 ग्रुप्स, तो ये 3 ग्रुप्स जब एक होके एक साथ रूलिंग करेंगे तो ऊपर वाली ये जो चीज़ होगी इसको कहा जाता है फेडरेशन। ओके, तो ये जो एक्ट था 1935 का, इसमें कहा गया था कि देयर विल बी अ ऑल इंडिया फेडरेशन। अभी इस फेडरेशन में कौन शामिल होगा, तो इसमें बेसिकली 2 लोग शामिल होंगे। एक तो होंगे प्रोविंसेस जहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का राज है या फिर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है, और दूसरे होंगे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राजे महाराजे जो उस टाइम पे उनके एरियाज़ में लोकल लेवल पे रूल करते थे वो वाले। तो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स ये 2 मिलके इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट तैयार करेंगे, जैसे कि यूएस में हुई थी उस टाइम पे। देन दिस एक्ट गेव प्रोविंसेस द राइट टू सेल्फ गवर्नेंस यानी कि एटोनॉमी दी गई थी। इससे पहले क्या होता था, बेसिकली जो सेंटर होता था वो प्रोविंसेस पे ज़्यादा कंट्रोल रखता था। प्रोविंसेस ज़्यादा या फिर उनके पास जितने भी सब्जेक्ट थे, इससे पहले हमने देखा था 1919 के एक्ट में देयर वर द डिविजन्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो प्रोविंसेस के पास जितने सब्जेक्ट थे उसमें से अगर कोई सब्जेक्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड वगैरह होगा तो उस पर प्रोविंसेस को यूनिलैटरली कोई भी लॉ बनाने का परमिशन नहीं था। बट स्लोली अंडर द 1935 एक्ट ये परमिशन भी दी गई थी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एटोनॉमी दी गई थी। ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इससे पहले हमने देखा था देयर वाज द सब्जेक्ट डिवीजन इन 2 पार्ट्स, यहाँ पे 3 पार्ट्स, जैसे आज के टाइम पे भी है। आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो इंडिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर होगा, उसके बाद बैंकिंग होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर होगा, तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए। फॉर एग्जांपल यूनियन का अलग सब्जेक्ट्स है, उसके बाद स्टेट्स के अलग सब्जेक्ट्स है, एंड देयर आर द सम सब्जेक्ट्स जिन पे यूनियन भी लॉ कर सकता है, स्टेट भी लॉ कर सकता है। दोज आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। देयर वर सम सब्जेक्ट्स फॉर द सेंटर, सम सब्जेक्ट फॉर द प्रोविंसेस एंड सम फॉर द फेडरल। अभी उस टाइम पे कॉन्करेंट नहीं था, आज के टाइम पे हम कॉन्करेंट वर्ड यूज़ करते हैं, उस टाइम पे फेडरल वर्ड था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है देयर वॉज द प्लान फॉर द ऑल इंडिया फेडरेशन। ओके, उसके बाद द 1935 एक्ट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस एट सेंटर। अब इसका मतलब क्या है? ड्यूअल गवर्नेंस का मतलब है जो भी हमने अभी सब्जेक्ट्स देखे थे, जब वो सब्जेक्ट्स डिवाइड होते थे 2 पार्ट्स में, एक था रिजर्व पार्ट और दूसरा था ट्रांसफर्ड पार्ट। यानी कि जो भी मैटर्स सेंटर में, अभी ये सेंटर से हम बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देयर वाज अ ड्यूअल गवर्नमेंट। तो अभी वो क्या है बेसिकली, तो सेंटर में जो कोई भी इश्यूज़ होंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया का डिफेंस, इंडिया की डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशन, तो ये जो ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उनको कहा जाता था रिजर्व सब्जेक्ट्स। और अगर इंडिया के रोड्स लेंगे या फिर उस टाइम का अगर टेलीग्राफ वगैरह, वो जो सिक्योरिटीज़ थी, मेनली सिविक ड्यूटीज़, अगर उनको कंसिडर करेंगे तो उन सब्जेक्ट को डाला गया था ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में। तो रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होता था, वाइस रॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो पूरे के पूरे रिजर्व सब्जेक्ट पे जो भी लॉज होंगे वो बनाते थे। पर ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या होता था, वॉइस रॉय एंड हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल ये लॉज बनाते थे। तो इशू क्या होता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में मेनली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को नहीं रखा जाता था, इसमें सेकेंडरी सब्जेक्ट्स लाइक सिविक ड्यूटीज़ तो उनको डाला जाता था। तो उसकी वजह से भले इंडियंस को उस टाइम के लेजिस्लेचर में एंट्री मिली थी, बट इंडियंस को इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे या फिर सब्जेक्ट्स होंगे उस पर लॉ बनाने की या फिर उसके ऊपर डिस्कस करने की जो भी अथॉरिटी थी या फिर राइट था वो नहीं दिया गया था वहाँ पे। ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ पे एट द सेम टाइम रिजर्व सब्जेक्ट्स के थ्रू भी रूलिंग चल रहा था या फिर गवर्नेंस चल रहा था, एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के थ्रू भी गवर्नेंस चल रहा था, एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज ड्यूअल गवर्नेंस। ओके, उसके बाद देयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट। ऑब्वियसली अगर ऑल इंडिया फेडरेशन तैयार होगा तो फेडरेशन में 2 कंपोनेंट्स थे, एक थे प्रोविंसेस, दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। तो ऑब्वियसली इन दोनों में कभी ना कभी तो झगड़ा होगा, फिर ये सॉल्व कौन करेगा? तो उसके लिए देयर वाज द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट। ओके, देन इसी के अंडर द बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। यानी कि बिफोर 1935 जो भी रूल इंडिया में चलता था वही बर्मा में चलता था।
बर्मा एंड इंडिया वर कॉमनली गवर्न बाय द ब्रिटिशर्स, बट इसके बाद क्या हुआ, 1935 के बाद बर्मा को सेपरेट कर दिया गया, एंड जो भी इंडिया में वाइसराय आएगा तो उसको बर्मा में अगर जाना है तो उसके टाइटल के सामने ऐसा आएगा द वाइसराय ऑफ इंडिया एंड बर्मा, यानी कि बर्मा को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी इस टाइम पे डिक्लेयर किया गया था। देन द लॉ गेव अबाउट 14% ऑफ द पीपल राइट टू वोट। इससे पहले हमने देखा था काउंसिल एक्ट 1892 में वोटिंग का जो प्रोविज़न था, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल सकते हैं जिसको, तो वो इनिशियली मतलब अर्ली फॉर्म में आया था। उसके बाद 1909 में एक्चुअल वोटिंग आई थी, पर उस टाइम पे देयर वर वेरी मच क्राइटेरियाज लाइक टैक्स पे करो या फिर किसी बंदे का एजुकेशन होना चाहिए वगैरह, ऐसे जो कंडीशंस थे उसकी वजह से बहुत कम लोग थे जो राइट टू वोट यानी कि वोट कर पाते थे। बट ये जो 35 का एक्ट है, यहाँ पे क्या किया गया था, जो टैक्स की कंडीशन थी वो निकाल दी गई, एंड ड्यू टू दैट ऑटोमेटिकली द परसेंटेज of the voters got increased up to the 14%, but still this was very less compared to the whole population of India at that time. So these were some important provisions of 1935 act. अभी देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके थ्रू इंडिया में ब्रिटिशर्स ने पावर ट्रांसफ़र की थी। ओके, ऑन February 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. This announcement was followed by the agitation by Muslim League demanding partition of the country on religious basis. ये याद रखो, partition on what basis? Partition on religious basis, and this is called as two nation theory. Okay. Again, on June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply on those parts of the country which were unwilling to accept it. यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनडायरेक्टली जिनको डिवीजन चाहिए था या फिर पार्टीशन चाहिए था उनको इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि आप जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में 1947-46 से लेके फॉर्मेशन का प्रोसेस जो चालू हुआ था तो उसको आप एक्सेप्ट ना करें। ओके, और उन्होंने इनडायरेक्टली क्या कहा था, जो भी अनविलिंग टू एक्सेप्ट है तो उनको कंपल्सरीली इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑन द सेम डे 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान, एंड दैट्स वाई दिस प्लान इज कॉल्ड एज माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन का पेट नेम था डिकी, तो इस प्लान को भी डिकी बर्ड प्लान कहा जाता है। ओके, और उसी के साथ यहाँ पे क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, एंड दैट्स वाई दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाल्कन प्लान, क्योंकि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हुआ था उसके अंडर। ओके, तो एक ही इंसिडेंस को फिर से देयर आर 3 डिफरेंट नेम्स। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ओके, देन immediate effect was given to the plan by enacting इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, सो इतने सारे इवेंट्स हुए थे या फिर क्रोनोलॉजिकली अलग अलग इवेंट्स भी हुए थे। तो अभी देखते हैं उसके फीचर्स क्या कहते हैं। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम August 15, 1947। ओके, मतलब सोवरेन मतलब क्या, अभी इंडिया के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। जो पिछले 150-200 साल में ब्रिटिशर्स कंटिन्यूसली इंडिया पे कंट्रोल रखते थे, इंडिया की पॉलिसीज़ पे कंट्रोल रखते थे पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, तो वो कंट्रोल 15 अगस्त 1947 से ख़त्म हो जाएगा। देन इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, दैट इज़ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान विद द राइट टू सीट फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ पे कॉलोनाइजेशन किया था वो सारे कंट्रीज़ इंक्लूड थे। ओके, तो उसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था। और डोमिनियन मतलब क्या, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का वहाँ पे इशू डिस्कस होने लगा, अगर इंडिया को डायरेक्टली अगर इंडिपेंडेंस दिया होता सो इंडिया वॉज नॉट रेडी, नाइदर पाकिस्तान वॉज रेडी फॉर दैट इमीडिएट क्या बोलते हैं सेपरेशन। तो उसकी वजह से स्लोली पावर ट्रांसफ़र हो, उसके साथ ही जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन है वही कंटिन्यू रहे, इंडिया का
टैक्सेशन स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्टेबल हो, तो उसकी वजह से स्लोली अगर पावर ट्रांसफ़र करनी है तो स्टेप बाय स्टेप जो इंडियंस और ब्रिटिशर्स इन दोनों ने काम किया था वो बेसिकली किया था अंडर डोमिनियन स्टेटस। तो उसके अंडर स्टेप बाय स्टेप, मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर उस टाइम की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि सिविल सर्विस अथॉरिटी अगर इंडियंस के पास दी, तो उसके बाद कुछ स्टेप्स के बाद इंडियन आर्मी को भी इंडियन गवर्नमेंट को सौंपा गया। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो भी डेवलपमेंट हो रही थी वो बेसिकली डोमिनियन के अंडर हो रही थी। देन इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट इट्सेल्फ। यानी कि दिस वॉज वेरी बिग इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब इससे डिक्लेयर हो जाता है ये प्रोविजन से कि बोथ डोमिनियंस यानी कि डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द सोवरिन। ओके, उसके बाद इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। मतलब इंडिया में उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट होगी तो उसके एडवाइस पे इंडिया में गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा। देन His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to government of India और पाकिस्तान। यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कम्प्लीटली अपने आप को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर गवर्नेंस से डिटैच कर लिया था, अलग कर लिया था। ओके, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज ऑफ बोथ डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स्ड। ओके, तो बेसिकली जब तक कुछ नए कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नई चीज़ें नहीं होगी तब तक जो भी लेजिस्लेचर होगा वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, देन नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर August 1947-15 ओके was to be extended to either the new dominion unless it was extended thereto by the law of legislature। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट इससे पहले जो डायरेक्टली इंडिया पे इम्प्लीमेंट होता था वो August 15, 1947 के बाद इंडिया पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा अनलेस इंडिया की पार्लियामेंट उसको एग्री करे। मतलब यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट को बहुत सारे जो राइट्स थे या फिर पावर्स थे वो डायरेक्टली दे दिए गए थे। देन इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ऑलरेडी एक एमपी था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसके पावर जो थे सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स जो था उसको दे दिए गए थे। उसी के साथ इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड द ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम August 15, 1947। अभी ये क्या चीज़ है ब्रिटिश पैरामाउंटेसी? तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो इंडियन प्रिंसेस थे या फिर प्रिंस स्टेट थे उनको हराना चालू किया था, आइदर बाय सब्सिडारी अलायंस और बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बट 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बाद ब्रिटिशर्स को पता चला कि अगर इंडियन प्रिंसेस को ज़्यादा अगर तंग किया तो वो फिर रिवॉल्ट करेंगे। तो इंडियन प्रिंसेस को ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि तुम किंग या फिर क्वीन हो, यानी कि यू आर द प्रिंसेस ऑफ द इंडिया, बट जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करेगा दैट विल बी द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो है वो इंडियन के प्रिंसेस जो भी होंगे क्वीन और किंग उन पे कंट्रोल करेंगे। तो उसी को उन्होंने कहा पैरामाउंटेसी। ओके, तो ये जो कंट्रोल था ब्रिटिश किंग और क्वीन या फिर रॉयल फैमिली का ऑन द इंडियन किंग और क्वीन, तो वो उसी के साथ जो भी ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स के भी देयर वर वेरियस रिवॉल्ट्स। ओके, तो उनके साथ भी बहुत सारे ट्राइबल जो थे उनके साथ भी ट्रीटीज़ की थी ब्रिटिशर्स ने। तो वो सारी ट्रीटीज़ और ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी वो सारी की सारी चीज़ें आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि लैप्स हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। देन इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। बट इसमें स्लोली क्या हुआ था, सरदार पटेल ने उस टाइम का
इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, उसको परस्यू करना शुरू किया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनको मेजरली इंडिया में इंक्लूड करो या फिर इन्वॉल्व करो। तो उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट चोज डोमिनियन ऑफ इंडिया। ओके, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो आइदर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। सबसे पहला था कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़ एंड थर्ड वाज द हैदराबाद। एक्सेप्ट दैट most of the princes chose dominion of India. Then it provided for the governance of each of the dominion and the provinces by Government of India Act 1935. Till the new constitution were framed, the dominion were however authorized to make modification in this act. मतलब 1935 का जो एक्ट था जिसमें हमने देखा था ऑल इंडिया फेडरेशन, उसके जो प्रोविजंस है, तो मेनली वो जो प्रोविजंस है, जब तक नया एक्ट या फिर नया एक्ट को मॉडिफाई करने वाला दूसरा कौन सा एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा या फिर तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक जो डोमिनियन होगा वो 1935 के एक्ट से ही चलेगा, ऐसा इसमें कहा गया था। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वेटो बिल और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल फॉर हिज अप्रूवल। इससे पहले क्या होता था, इंडिया में अगर कोई भी बिल पास होता था, अगर वो ब्रिटिश क्राउन को या फिर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के किंग और क्वीन को पसंद नहीं आता था तो वो डायरेक्टली उसको ना बोलते थे और वो बिल वहीं पे कैंसिल होता था। तो वो जो पावर थी वो भी यहाँ पे निकाल दी गई थी। बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर गवर्नर जनरल। पर यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, वो था अ पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड और हु वॉज चोजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन, आइदर डोमिनियन मतलब पाकिस्तान की या फिर इंडिया की। पर यहाँ के लोगों के चॉइस वाला जो बंदा था वो गवर्नर जनरल था, तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर वेटो राइट उसको भी दिए तो भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। देन द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन देयर नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। ओके, ये पावर भी गवर्नर जनरल को यहाँ पे दे दी गई थी। देन इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। आज के टाइम पे अगर देखेंगे देर आर 2 काइंड ऑफ हेड्स इन इंडिया। एक है नॉमिनल जिनके नाम से पूरा का पूरा गवर्नेंस चलता है इंडिया का, एंड सेकंड इज़ अ एक्चुअल या फिर वर्किंग हेड जिसको हम बोल सकते हैं। इन्हीं को अगर प्रॉपर पॉलिटिकल लैंग्वेज में देखेंगे तो उनको कहा जाता है डिजोर और डिफैक्टो। ओके, तो एक्चुअल वर्किंग जो हेड होता है वो होता है पीएम, बट नॉमिनल हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। ओके, देन दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। यानी कि जो गवर्नर जनरल है वो खुद के मन से कुछ भी नहीं कर पाएगा। एट द सेम टाइम प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो भी उनके खुद के विल से कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको कंपल्सरीली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस लेनी पड़ेगी। Then it dropped the title of Emperor of India from the royal titles of King of England। ये जो रॉयल टाइटल्स पहले किंग और क्वीन थे इंग्लैंड के, वो जो अपने नाम में लगाते थे, वो टाइटल्स भी यहाँ से स्लोली डिप्राइव करना या फिर कैंसिल करना या फिर ड्रॉप करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सो उसके बाद इट डिसकंटिन्यूड द appointment of civil services and reservation of the post by Secretary of State for India. The member of civil services appointed before August 15, 1947 would continue to enjoy all benefit that were entitled till that time. अभी ये प्रोविजन का इम्पोर्टेंस क्या था, बेसिकली इंडिया जो था इतने सालों से वॉज रूल्ड बाय सिविल सर्वेंट हु वर चोजन बाय द ब्रिटिशर्स। अगर इमीडिएटली इन सिविल सर्वेंट को बाहर निकाल दिया जाता तो इंडिया में एक काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस आ जाता। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि अब तक जो सिविल सर्वेंट कंटिन्यू कर रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा, बट इसके बाद जो भी नई रिक्रूटमेंट्स होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और वो भी इंडियंस दोज वर चोजन बाय इंडियन सिविल सर्विस कमीशन। Okay, then at the stroke of midnight 15 August 1947 the British rule came to an end and power was transferred to 2 new independent dominion, that is Dominion of India and Dominion of Pakistan.
Lord Mountbatten became the first Governor General of New Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India. The Constituent Assembly of India formed in 1946 became the Parliament of Indian Dominion. ओके तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. 1946 में जो कैबिनेट मिशन से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली बनी थी, दैट इटसेल्फ बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. फिर से एक बार आपको रिमाइंडर, हमने रिसेंटली अनअकैडमी पे गोल्ड CAPF AC 2021 नाम की बैच चालू की है जो 8 मंथ्स की है. यहाँ पे वेल नोन ट्यूटर्स असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप सर है, दिव्या गुप्ता मैडम, शी इज़ ऑल्सो एक्स असिस्टेंट कमांडेंट लाइक प्रशांत जगताप सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स भी है. तो अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आपको प्रशांत YT10 ये जो कूपन कोड है, ये कूपन कोड वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आप जितनी भी फ़ी अनअकैडमी पे भरोगे तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ओके उसी के साथ हमने पैरेलली मिशन IB नाम की ACIO 2021 बैच भी लॉन्च की है. यहाँ पे भी एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम है, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर है, नितिन राठौर सर है एंड अदर वेल नोन फैकल्टीज़ भी है. यहाँ पे भी अगर आपको 10% डिस्काउंट आपके फ़ी में जब आप अनअकैडमी पे एडमिशन लोगे तो वो अवेल करना है तो आपको प्रशांत YT10 नाम का एक कूपन कोड या फिर रेफरल कोड जिसको कहा जा सकता है वो डालना पड़ेगा एंड यू विल गेट 10% ऑफ इन योर फी. ओके सो लेट्स मीट. थैंक यू.